नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बदतमीजी तो आप लोगों ने की है माँ जी, एक जीती जागती इंसान को मशीन समझने की। 15 साल मैंने इस उम्मीद में निकाल दिए कि शायद एक दिन आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा मानेंगे। सुबह के 6 बज रहे थे। शहर के सबसे पोश इलाके में बने उस 3 मंजिला बंगले में अभी सन्नाटा था, लेकिन रसोई में बर्तनों की हल्की हल्की खनक शुरू हो चुकी थी। ये खनक पल्लवी के हाथों की थी, जो पिछले 15 सालों से इस घर की परफेक्ट बहू होने का तमगा ढो रही थी। पल्लवी का पति अविनाश शहर का एक नामी बिल्डर था। सास देवकी देवी एक बेहद सख्त और रुतबे वाली महिला थी, जिन्हें अपने पैसों और समाज में अपनी ऊंची नाक का बहुत घमंड था। पल्लवी एक बहुत ही होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी से पहले वह एक मैगजीन में लेख लिखती थी, लेकिन शादी के बाद देवकी देवी ने एक फरमान ने उसकी कलम हमेशा के लिए छीन ली थी। हमारे खानदान की बहुएं बाहर जाकर धक्के नहीं खाती। तुम्हारे सारे शौक इस घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रहने चाहिए, देवकी देवी ने मुंह बनाते हुए कहा था। और अविनाश ने भी अपनी माँ का ही हाँ में हाँ मिलाते हुए पल्लवी से कहा था, पल्लवी, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। घर संभालो, माँ की सेवा करो, यही तुम्हारी दुनिया है। उस दिन के बाद से पल्लवी ने अपने सपनों को एक पुराने सूटकेस में बंद करके अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से में रख दिया था। उसने खुद को पूरी तरह से एक सांचे में डाल लिया था। सुबह उठकर सबके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाना, देवकी देवी के पैरों की मालिश करना, अविनाश के कपड़े प्रेस करना और मेहमानों की खातिरदारी करना, यही पल्लवी का जीवन बन गया था। लेकिन इन सब के बदले उसे मिलता क्या था? सिर्फ ताने और अनदेखी। अगर कभी दाल में नमक जरा सा भी कम हो जाता तो देवकी देवी बड़ी मेज पर खाने की थाली सरका देती थी। पता नहीं इसके मायके वालों ने इसे क्या सिखाया है। 15 साल हो गए इस घर की रोटियां तोड़ते हुए, लेकिन ढंग से एक खाना बनाना नहीं आया। अविनाश भी कभी पल्लवी का पक्ष नहीं लेता था। वो अक्सर अपने बिजनेस पार्टियों में पल्लवी को ले जाने से कतराता था। उसका मानना था कि पल्लवी बहुत साधारण दिखती है और उसे हाई सोसाइटी के लोगों के साथ बात करने का सलीका नहीं है। पल्लवी हर रात अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती, लेकिन अगले सुबह फिर उसी मुस्कान के साथ रसोई में खड़ी हो जाती। कहानी में मोड़ तब आया जब अविनाश की कंपनी को 25 साल पूरे होने की खुशी में एक बहुत बड़ी सिल्वर जुबली पार्टी का आयोजन किया गया। शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन, नेता और पत्रकार इस पार्टी में आने वाले थे। घर में तैयारियों का माहौल था। देवकी देवी ने पल्लवी के लिए एक बहुत ही भारी और चमकीली कांजीवरम साड़ी चुनी थी। पल्लवी, कल रात की पार्टी में तुम्हें यही साड़ी पहननी है और अपने वो पुराने जेवर मत पहनना जो तुम्हारे गरीब बाप ने दिए थे। मैंने जो नया डायमंड सेट बनवाया है वही पहनना। मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। कोई ये न कहे कि अविनाश की पत्नी किसी नौकरानी जैसी दिखती है। देवकी देवी ने साड़ी बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। पल्लवी ने उस भारी साड़ी को देखा। उसे ऐसी साड़ियों से स्किन एलर्जी होती थी। ये बात अविनाश और देवकी दोनों जानते थे, लेकिन पल्लवी की तकलीफ उनके रुतबे के आगे कोई मायने नहीं रखती थी। रात को जब अविनाश कमरे में आया तो पल्लवी ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, अविनाश, क्या मैं कल अपनी वो क्रीम रंग की सिल्क की साड़ी पहन सकती हूँ जो बाबूजी ने मुझे मेरी आखिरी जन्मदिन पर दी थी? इस भारी साड़ी से मुझे रैशेस हो जाते हैं। अविनाश ने अपना लैपटॉप बंद किया और जल्लाते हुए कहा, पल्लवी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हारा वो बाबूजी का दिया हुआ पुराना कपड़ा मेरे करोड़ों की पार्टी में क्या हैसियत रखता है? माँ ने जो कहा है वही पहनना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बिजनेस क्लास सोसाइटी में मेरी पत्नी एक मिडिल क्लास औरत की तरह दिखे। अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ये शब्द पल्लवी के सीने में किसी तेज खंजर की तरह उतर गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि इन 15 सालों में उसने क्या पाया है। उसने अपना करियर छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ी, अपने पिता के आखिरी तोहफे तक को पहनने का हक खो दिया और बदले में उसे सिर्फ अपमान मिला। उसे अपनी एक पुरानी दोस्त की कही हुई बात याद आई, जितना प्यार तुम दूसरों को देती हो, थोड़ा प्यार खुद को भी दो, क्योंकि खुद से प्यार करना सीख गई तो दुनिया का डर खत्म हो जाएगा। उस रात पल्लवी सोई नहीं।
उसने अलमारी के ऊपर रखा अपना वो पुराना सूटकेस उतारा। सूटकेस खोला तो उसमें उसके कॉलेज के कुछ मेडल्स, पुरानी डायरिया और बाबूजी की दी हुई वो सिल्क की साड़ी रखी थी। पल्लवी ने एक डायरी खोली जिसमें उसने सालों पहले एक कविता लिखी थी। मैं एक राख हूँ जिसे सबने उड़ने से रोका है, लेकिन वो भूल गए कि राख के नीचे हमेशा एक चिंगारी जिंदा रहती है। अगली शाम शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी शुरू हो गई थी। हॉल खचाखच भरा था। देव की देवी अपनी सहेलियों के साथ बैठी अपनी दौलत की नुमाइश कर रही थी। अविनाश मंच पर खड़ा होकर अपने सफ़र की कहानी सुना रहा था। अचानक हॉल के मुख्य द्वार पर सबकी निगाहें टिक गई। पल्लवी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसने वो बारी कांजीवरम साड़ी नहीं पहनी थी। उसने वही सादी लेकिन बेहद खूबसूरत क्रीम रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी जिसे उसके बाबूजी ने दिया था। उसके गले में कोई भारी डायमंड सेट नहीं था, बल्कि एक साधारण सा मंगलसूत्र था। उसके चेहरे पर आज कोई डर या संकोच नहीं था, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा फोल्डर था। देव की देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए पास खड़ी ननद से कहा, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। मैंने मना किया था, फिर भी इसने वही फटेहाल साड़ी पहन ली। आज तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। अविनाश भी मंच से उतर आया और पल्लवी का हाथ कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया, ये क्या तमाशा है पल्लवी? तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने आई हो क्या? जाओ यहाँ से, जाकर कपड़े बदलो। पल्लवी ने पहली बार अविनाश की आंखों में आंखें डाली और अपना हाथ छुड़ा लिया। अविनाश, मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं, बल्कि अपनी जो इज्जत वापस लेने आई हूँ, जिसे तुमने 15 सालों तक अपने जूतों की नोक पर रखा। आसपास के कुछ लोग और मीडिया वाले उनकी तरफ देखने लगे। देव की देवी भी वहाँ पहुँच गई और चीखने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है पल्लवी? ये क्या बदतमीजी है? पल्लवी ने बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज़ में कहा, बदतमीजी तो आप लोगों ने की है माँ जी, एक जीती जागती इंसान को मशीन समझने की। 15 साल 15 साल मैंने इस उम्मीद में निकाल दिए कि शायद एक दिन आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा मानेंगे। मैंने अपने सपने जला दिए ताकि आपके घर का चूल्हा जल सके, लेकिन आज जब आपने मुझे मेरे मरे हुए पिता के आखिरी तोहफा पहनने से रोका, तो मुझे समझ आया कि मैं आपके लिए एक इंसान नहीं, सिर्फ आपके रुतबे का एक पुतला हूँ। अविनाश ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, लेकिन पल्लवी पीछे नहीं हटी। उसने अपना फोल्डर खोला और उसमें से एक मैगजीन की कॉपी निकाली। अविनाश, तुम हर रविवार को बिजनेस मैगजीन में अनामिका के नाम से छपने वाले जिस कॉलम को पढ़कर उसकी तारीफ करते हो और अपने दोस्तों को उसकी मिसाल देते हो ना, वो अनामिका कोई और नहीं, मैं हूँ। पल्लवी ने वो मैगजीन अविनाश के सीने पर दे मारी। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। देव की देवी अवाक रह गई। पल्लवी ने आगे कहा, हाँ, जिस पल्लवी को तुम जाहिल और अनपढ़ समझते हो, जो तुम्हारे बिजनेस क्लास स्टेटस में फिट नहीं बैठती, उसी पल्लवी के आर्टिकल्स पढ़ पढ़कर तुमने अपनी कई बिजनेस डील्स क्रैक की है। मैंने छुप छुप कर रात के अंधेरे में अपनी कलम को जिंदा रखा। मैं डरती थी कि तुम लोग मुझसे नाराज़ हो जाओगे, लेकिन आज मैंने वो डर ख़त्म कर दिया। मैंने आज खुद से प्यार करना सीख लिया है। मुझे अब तुम्हारी इस झूठी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ खड़े सभी लोग सन्न थे। कुछ पत्रकारों ने पल्लवी की ये बातें सुन ली थी। एक बड़े पत्रकार ने आगे आकर कहा, क्या सच में आप ही अनामिका है? मैम, आपके आर्टिकल्स तो पूरे देश में बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा है। पल्लवी ने मुस्कुराकर हामी भरी। अविनाश का सिर शर्म से झुक गया। जिस पत्नी को वो अपने रुतबे के सामने कुछ नहीं समझता था, वो असल में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी शख्सियत थी। देव की देवी की सारी अकड़ आंसुओं में बदल गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक हीरे को कोयला समझकर पैरों तले रोंदने की कोशिश की थी। मुझे माफ़ कर दो पल्लवी, अविनाश ने रुंधे हुए गले से कहा। मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने एक पति होने का फ़र्ज़ कभी नहीं निभाया। मैं तुम्हारे इस हुनर को कभी नहीं पहचान पाया। देव की देवी ने भी आगे बढ़कर पल्लवी का हाथ पकड़ना चाहा। बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया। मुझे माफ़ कर दे। पल्लवी ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू ज़रूर थे, लेकिन वो कमज़ोरी के नहीं, आज़ादी के आंसू थे।
माफ़ी तो मैं दे दूंगी माँ जी, क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे नफ़रत करना नहीं सिखाया। लेकिन अब मैं उस घुटन भरी रसोई में कभी वापस नहीं लौटूंगी। मैं आपके घर में रहूंगी, लेकिन आपकी परफेक्ट बहू बनकर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर, एक आज़ाद इंसान बनकर। मेरे एक अपनी पहचान है, और अब उस पहचान को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। उस रात पल्लवी ने अपने पति और सास को उनकी गलती का एहसास ही नहीं कराया, बल्कि समाज को ये दिखा दिया कि जब एक औरत अपने भीतर की चिंगारी को पहचान लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे राख नहीं बना सकती। आज पल्लवी एक सफल लेखिका है, और उसका परिवार अब उसकी शर्तों पर उसका सम्मान करता है। क्या हमारे समाज में आज भी पढ़ी लिखी और होनहार लड़कियों को शादी के बाद सिर्फ एक गृहिणी बनकर अपनी पहचान मिटाने पर मजबूर किया जाता है? क्या हर औरत को अपने स्वाभिमान और अपने सपनों के लिए एक बार पल्लवी की तरह खड़ा नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।